वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे मलिक मोहम्मद जायसी का जीवन परिचय। जो मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1467 ईस्वी में जायस नामक स्थान में हुआ था। इनकी मृत्यु 1542 ईस्वी में अमेठी उत्तर प्रदेश में हुई थी। ये प्रेमासही काव्यधारा के कवि हैं। इनके पिता का नाम मलिक राज असफर अजरफ था और इनके गुरु का नाम शेख बुरहान और सैयद अशरफ था। इनके ग्रंथों की संख्या 20 बताई जाती है, जिसमें प्रसिद्ध है पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, कहरानामा, चित्रलेखा। इनकी ख्याति का आधार है पद्मावत। पद्मावत रचना के कारण ही ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए हैं। ये इनका छाया चित्र है। आगे देखते हैं। जायसी का जन्म 1467 में हुआ था। इनका जो कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश रायबरेली जिले के जायस नामक स्थान के कचाना खुर्द नामक मोहल्ले में हुआ था। जायस में हुआ था, कचाना खुर्द नामक स्थान में। जायस का प्राचीन नाम उदयान था। भक्तिकाल के निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा के ये कवि हैं। भक्तिकाल के अंतर्गत निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत प्रेमाश्रयी काव्यधारा के ये कवि रहे हैं। उनके नाम से जायसी शब्द का प्रयोग उनके उपनाम की भांति किया जाता है। जायसी उनका उपनाम है। इनका पिता का नाम मलिक राजे अशरफ और मामूली जमींदार थे और खेती किया करते थे। और स्वयं मलिक मोहम्मद जायसी भी खेती करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। और ये प्रसिद्ध है, कुछ सालों बाद अपनी मां का मातृत्व से भी वंचित इनको होना पड़ा। एक हादसे के कारण मलिक मोहम्मद जायसी की आंख भी चली गई और वे अंधे हो गए। और चेचक की बीमारी के कारण इनका चेहरा खराब हो गया। मलिक मोहम्मद जायसी के 7 पुत्र थे और दुर्घटना में उनके 7 पुत्रों की मृत्यु हो गई थी। और इसके बाद इन्होंने अपना गृहस्थ जीवन त्याग दिया और सूफी संत बन गए। मलिक मोहम्मद जायसी ने शेख बुरहान और सैयद अशरफ को अपने गुरुओं के रूप में उल्लेख किया है। जायसी कुरूप व काने थे। जायसी दिखने में अच्छे नहीं थे और काने भी थे। एक बार जब शेर शाह के दरबार में गए तो उन्हें देखकर हंस पड़े। कौन हंस पड़े? शेर शाह हंस पड़े जायसी को देखकर। तब उन्होंने शांत भाव से पूछा, मोही का हंससी कि कोही हरी, यानी तू मुझ पर हंस रहा है या उस कुम्हार ईश्वर पर हंस रहा है? तब शेर शाह ने लज्जित होकर उनसे क्षमा मांगी थी। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा 20 ग्रंथ बताए जाते हैं। इनमें से प्रमुख है पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, कहरानामा, चित्ररेखा। ये 5 उपलब्ध हैं। उपलब्ध कौन कौन सा है? पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, कहरानामा, चित्रलेखा। मलिक मोहम्मद जायसी ने बाबर के शासनकाल में आखिरी कलाम 1529-30 में लिखा और पद्मावत 1541 में लिखा। पद्मावत सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य है और इनकी ख्याति का आधार पद्मावत ग्रंथ ही है। आगे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसके 3 ग्रंथ हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके 3 ग्रंथ पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलाम का ही उल्लेख किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसके 3 ग्रंथ, सबसे पहले पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम का ही उल्लेख किया है। और मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा जो ग्रंथ हैं और उनके क्या क्या विषय उन्होंने डाले हैं, ये यहाँ पे बताने का हम प्रयास करेंगे। पद्मावत में नागमती, पद्मावती और रत्नसेन की प्रेम कहानी है। अखरावत में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधित तत्वों से भरी गई चौपाई है। अखरावत में आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। बाबर की इसमें प्रशंसा है। चित्ररेखा में लघु प्रेमाख्यानक है ये। और कहरानामा में आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है। कह रवा शैली में मसलानामा में ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन है। और एक और इनकी रचना है कन्हावत। आते हैं मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्धि का आधार जो है पद्मावत। पद्मावत की रचना लिखी गई 1541 से 1541 है। 1541 में लिखी गई और इसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन एवं सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा का वर्णन है। कथा वस्तु 2 भागों में बांटी गई है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में रत्नसेन और पद्मावती के विवाह तक की कथा है, जबकि उत्तरार्ध में अलाउद्दीन के द्वारा चित्तौड़ पर चढ़ाई की कथा है। विद्वानों ने पूर्वार्ध को काल्पनिक और उत्तरार्ध को ऐतिहासिक माना है। मतलब पहले का जो है वो काल्पनिक है और उत्तरार्ध जो है ऐतिहासिक है। डॉक्टर हरदेव बाहरी के अनुसार पद्मावत की कथा पर प्राकृत भाषा में रचित रत्नशेखर कथा का प्रभाव है। पद्मावत अवधी भाषा में रचित हिंदी का महाकाव्य है। जो पद्मावत है वो अवधी भाषा में लिखा गया है और हिंदी का महाकाव्य है। पद्मावत के पात्र प्रतीक हैं तथा यह काव्य ग्रंथ एक रूपक काव्य भी माना गया है। इसमें भी कड़वक शैली का ही प्रयोग है। मतलब पद्मावत में कड़वक शैली दिखाई देता है, जो दोहा और चौपाई शैली का ही है।
पद्मावत सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसकी ख्याति का आधार पद्मावत ग्रंथ है। इसमें कुल 57 खंड है, 57 खंड है। नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। हिंदी साहित्य की अनुपम निधि किसको कहा जाता है, तो आप बताओगे नागमती वियोग खंड। आगे है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। किसने माना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। चलिए अब देखते हैं पद्मावत में जो पात्र दिए गए हैं वो किसका किसका प्रतीक करते हैं। रत्नसेन जो है मन व आत्मा का प्रतीक है। सिंहल जो है हृदय का प्रतीक है। पद्मावती श्रद्धा या सात्विक बुद्धि या परमात्मा का प्रतीक है। सुवा या हीरामन तोता गुरु का प्रतीक है। नागमती दुनिया धंधा या सांसारिक बुद्धि का प्रतीक है। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। पद्मावती जो है परमात्मा का प्रतीक है। रत्नसेन आत्मा का प्रतीक है। आगे आता है मृत्यु। इनका अंतिम समय निकट आने पर इन्होंने अमेठी के राजा से कहकर कहा कि मैं शिकारी के तीर से मरूंगा। अमेठी के राजा राम सिंह ने उन्हें बहुत मानते थे, जिस पर राजा ने आसपास के जंगलों में शिकार की मनाही कर दी। जिस जंगल में जायसी रहते थे उसमें एक शिकारी को एक बड़ा बाघ दिखाई पड़ा। उसने डर कर उस पर गोली चला दी। पास जाकर देखा तो बाघ के स्थान पर जायसी मरे पड़े थे। जायसी कभी कभी योग बल से इस प्रकार के रूप धारण कर लिया करते थे। मलिक मोहम्मद जायसी का मृत्युकाल सन 1542 ईस्वी बताया जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी की कब्र अमेठी के राजा के वर्तमान महल से लगभग 3/4 मील के लगभग है। तो ये था मलिक मोहम्मद जायसी का जीवन परिचय। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।